Assalamualaikum friends, Farhan Ahmed is in front of you again with a new lecture that is about Jacobian age. जिस तरह कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात कर रहे थे, हमने बाकी जो पिछले पीरियड्स थे, एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, फिर एलिजाबेथन पीरियड, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अब हम 17वीं सदी में आ गए हैं, मतलब जो 16 सदियाँ थी वो मुकम्मल हो चुकी, एलिजाबेथन पीरियड मुकम्मल हो गया। उसके बाद 17वीं सेंचुरी स्टार्ट होगी। अब 17वीं सेंचुरी के अंदर जो राइटर्स मौजूद थे उनका क्या हिसाब किताब था कि उन्होंने विलियम शेक्सपियर की तरह, फ्रांसिस बेकन की तरह, फिलिप सिडनी की तरह उन्होंने क्रिएटिविटी अपने अंदर नहीं पैदा की, बल्कि उन्होंने क्या किया कि उनकी इमिटेशन स्टार्ट कर दी। अब इमिटेशन चल रही थी, इमिटेशन मतलब वो कोई भी जो है ना वर्क वो प्रोड्यूस नहीं कर सके ओरिजिनल किस्म का, इमिटेशन पे उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद क्या है कि जो रिनेसेंस के अंदर एक स्पिरिट पैदा हुई थी, रीबर्थ की जो स्पिरिट थी वो असल में 17वीं सेंचुरी के अंदर आके ही कंप्लीट हुई है। वो जो वहाँ पे वो सारा निज़ाम चल रहा था कि रीबर्थ ऑफ लिटरेचर थी, वो 17वीं सेंचुरी के अंदर आके ही मुकम्मल हुई। 16 सदियाँ पूरी होगी, 17वीं सदी में ये चीज़ मुकम्मल हुई। फिर जो 17वीं सेंचुरी थी इसके अंदर एक नई चीज़ आई, बायोग्राफी। पहले बायोग्राफी मौजूद नहीं होती थी, फिर इसी बायोग्राफी से ऑटोबायोग्राफी भी आई। तो ये सारा कब हुआ है? ये 17वीं सेंचुरी के अंदर हुआ है। और एक और चीज़, अगर हम बात करें 16वीं सेंचुरी में एलिजाबेथन पीरियड की, उसके अंदर विलियम शेक्सपियर जैसे अजीम ड्रामाटिस्ट पोएट हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें उनके अर्ली एजुकेशन के बारे में नहीं पता, हमें मतलब उनके राइटर के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन 17वीं सेंचुरी के अंदर जो राइटर्स मौजूद थे उनके बारे में हमें एक एक चीज़ का पता है। राइटर्स मतलब ना इकट्ठी किया करते थे चीज़ें अपने बारे में, जो दूसरे राइटर्स हैं उनके बारे में कोशिश किया करते थे कि पास के जो राइटर्स गुजर चुके हैं उनके बारे में भी चीज़ें हमें पता चलें। तो ये सारा 17वीं सेंचुरी में हो रहा था। अब जो 17वीं सेंचुरी है इसको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है वो है एज ऑफ मिल्टन, जिसको हम प्यूरिटन एज भी कहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है वो है रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन पीरियड, जिसको हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। जो पहला हिस्सा है एज ऑफ मिल्टन, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो पहला हिस्सा है वो है जैकोबियन एज, जो तकरीबन है 1603 से लेकर 1625 तक, और जो दूसरा हिस्सा है वो है कैरोलिन पीरियड या कैरोलिन एज। वो शुरू होती है इसके बाद 1625 से स्टार्ट होगी और 1649 तक जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं जैकोबियन पीरियड के बारे में। तो जब भी हम कोई पीरियड देखते हैं, कोई भी एज देखते हैं, हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि उस वक़्त हुक्मरान कौन था, रूलर कौन था, हुकूमत किसके हाथ में थी। तो उस वक़्त हुकूमत जिसके पास थी वो था जेम्स, किंग जेम्स। अब किंग जेम्स जो है वो रूलर था। जिस तरह एलिजाबेथन पीरियड में हम देखते हैं क्वीन कौन थी? एलिजाबेथ। तो इस पीरियड का नाम क्या रखा गया? एलिजाबेथन पीरियड। लेकिन इस दौर में किंग जेम्स जो है वो बादशाह है, लेकिन इसका नाम जैकोबियन एज है। तो इसका नाम तो होना चाहिए था जमेशियन एज, लेकिन जमेशियन एज नहीं है, इसका नाम है जैकोबियन एज। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि जेम्स का लेटिन के अंदर जो जेम्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है जैकोबस, और इस जैकोबस से निकला है जैकोबियन। तो इस एज का नाम रख दिया गया जैकोबियन एज। अब ये जेम्स कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि हेनरी सेवन ये एक बादशाह था, हुक्मरान था, रूलर था। अब इसकी औलाद थी, एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटे का नाम था हेनरी द 8, खुद ये हेनरी द 7 था। अब इसकी औलाद थी हेनरी द 8, और इसकी एक बेटी थी, उसका नाम था मार्गरेट ट्यूटर। अब मार्गरेट ट्यूटर इसकी बेटी थी और हेनरी इसका बेटा था। अब हेनरी जो है इसकी आगे औलाद हुई, उसका नाम क्या था? एलिजाबेथ 1। अब जो वर्जिन क्वीन थी, जो हमने एलिजाबेथन पीरियड पढ़ा है, ये हेनरी द 8 की बेटी थी। अब हेनरी की जो बेटी थी, हेनरी द 7 की, मार्गरेट ट्यूटर, इसने शादी कर ली स्कॉटलैंड के किंग से या शहजादे से। उसका नाम था जेम्स 4। जेम्स 4 से इसने शादी कर ली। अब इसकी आगे औलाद हुई, एक बेटी है और एक इसका बेटा है। बेटा क्या है? जेम्स द 5। बेटी क्या है? मैरी 1। अब मैरी 1 की और एलिजाबेथ जो 1 थी, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, इनकी आपस में खुंदक रहती थी, लड़ाई रहती थी। आज के लेक्चर में हम इनकी राइवलरी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन बेसिकली क्या है कि इन दोनों के दरमियान में आपस में अनबन रहती थी, और क्वीन जो एलिजाबेथ है इसने इसको वहाँ से निकाल दिया था। अब पीछे कौन रह गया? पीछे रह गया जेम्स 5।
अब जेम्स फिफ्थ जो है इसी की आगे औलाद थी जेम्स सिक्स्थ। अब एलिजाबेथन पीरियड के आखिर में तकरीबन 1603 में क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ जो है ये मर गई। अब ये वर्जिन क्वीन थी, शादी तो इसने की नहीं थी, इसके पास औलाद नहीं थी। लेकिन अब अवाम ने क्या कहा, अवाम ने कहा कि यार अगर एक शाही ख़ानदान से एलिजाबेथ तो मर गई, इसके पास तो औलाद नहीं, अब जिसको बादशाह बनाना है कोशिश की जाए कि वो क्या हो, वो भी शाही ख़ानदान से हो। तो उन्होंने दूसरी तरफ से देखना शुरू किया। अब जेम्स फिफ्थ जो स्कॉटलैंड का जेम्स फिफ्थ था, उसका बेटा था जेम्स सिक्स्थ, ये स्कॉटलैंड के अंदर। तो इसको वहाँ से बुलाया गया, इसको बादशाह बनाया गया। इस तरह ये यहाँ पे इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट बन गया, तो इसको हुक्मरान बना दिया गया। तो इसके बाद बात करते हैं एक और इवेंट की। इसी जैकोबियन पीरियड के अंदर क्या हुआ था कि एक वाक़या हुआ था, जिस तरह ये जो था किंग जेम्स, ये था प्रोटेस्टेंट, और कुछ लोग जो थे वहाँ पे कैथोलिक मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, इसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी और एक प्लान बनाया गया 5 नवंबर को एक प्लान बनाया गया, जिसके तहत क्या किया गया कि वो जो पार्लियामेंट हाउस था उसके बेसमेंट के अंदर बारूद ही बारूद, मतलब वो गन पाउडर जो है वो ढेर सारा भर दिया गया। अब गन पाउडर ढेर सारा भर दिया गया कि बादशाह सलामत आएंगे उड़ा देंगे जेम्स साहब फारिग। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा था उनके अंदर से जो ये काम कर रहे थे, उन्होंने जाके बादशाह सलामत को ख़त लिख दिया। बादशाह ने ख़त देखा, बादशाह अब सियाना बंदा था, तो बादशाह ने लोगों को हुक्म दिया कि जाओ जाके पार्लियामेंट हाउस को ना चेक करना शुरू कर दो। अब उन्होंने पार्लियामेंट को देखना शुरू किया। ना सिर्फ उन्होंने उस बारूद को पकड़ा बल्कि वहाँ से एक बंदे को भी पकड़ लिया, वो मतलब धमाका करने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ था। अब उन्होंने उस बंदे को पकड़ा और वो बंदा हेड था उस सारी गैंग का। उस बंदे को पकड़ लिया गया, उस बंदे को फांसी हो गई। और जो किंग जेम्स है ये इनको पता चल गया कि अब का ख़तरा नहीं है, अब ख़तरा ख़त्म हो गया, और इन्होंने उस दिन को आइंदा से मनाने का मतलब ना ऑर्डर दे दिया कि आइंदा हर साल 5 नवंबर को ये दिन मनाया जाएगा। और अगर हम आज भी देखें इंग्लैंड के अंदर तो 5 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। लोग होते हैं वो ना कागज़ वगैरह की गुड़ियाँ सी पुतले से बनाते हैं एक ख़ास किस्म के, और फिर उनको जलाते हैं। जिस तरह अगर हम इंडिया में देखें वो एक दशहरा होता है, उसके अंदर वो रावण होता है, रावण को जलाया जाता है और ये बताया जाता है कि जो बुराई है वो ख़त्म हो गई, अच्छाई की जीत हो गई। इसी तरह बिल्कुल यही चीज़ शो करने के लिए इंग्लैंड के अंदर वो पुतले से बनाए जाते हैं, फिर उनको जलाया जाता है। तो ये सारा सिस्टम हो रहा था वहाँ पे, और इस तरह मतलब जो है ना किंग जेम्स वो बच गए, और ये एक वाक़या है इस दौर का। जैकोबियन इरा में जैकोबियन एज के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, लेकिन जिस तरह के मैंने सोचा हुआ कि कोई भी वीडियो 9-10 मिनट से ज़्यादा ना हो ताकि बोर्डम फील ना हो, तो इसके अंदर तकरीबन सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। इसके अंदर मिसाल के तौर पर हमने बता दिया कि जेम्स मतलब कहाँ से आया, एक तो हमने ये बता दिया, इसके सारा ख़ानदान को हमने डिस्कस कर लिया, क्यों आया, फिर इसको जैकोबियन एज क्यों कहते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, एक बड़े इवेंट के बारे में बात कर ली। अब अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेजर प्रोज राइटर्स के बारे में, पोइट्स के बारे में, मेटाफिज़िकल पोइट्स के बारे में, मेटाफिज़िक क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह इतना ही। अगले लेक्चर में आपके सामने फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।